Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. Shh, we have to whisper क्योंकि हम अभी मौजूद हैं at the Beatley Central Library जो Alexandria, Virginia में है. शायद आपने सुना होगा The pen is mightier than the sword, यानी कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है. ये कहा था इंग्लिश ऑथर एडवर्ड बुलवर लीटन ने. लेकिन एडवर्ड लीटन कलम की अहमियत को समझने वाले पहली या वाहिद पर्सनालिटी नहीं थे. सन 500 BC में असीरिया के आहिकार नामी दाना से लेकर विलियम शेक्सपियर, नेपोलियन बोनापार्ट, थॉमस जेफरसन, अकबर द ग्रेट समेत कई तारीखी हीरोज़ ने अपने अल्फाज में कलम और उसकी ताकत को तस्लीम किया. आज का शो कुछ ऐसे लोगों के नाम जिनका हथियार कलम है. दो लिखारी एक मुल्क और वो भी पाकिस्तान. पाकिस्तानी नौजवानों में किताबें पढ़ने का शौक एक रियलिटी चेक. अमेरिकी बच्चों और बड़ों को किताबों और लाइब्रेरीज की जानिब वापस लाने के लिए क्या पापड़ बेल रही है. कलम और उससे लिखे जाने वाले अल्फाज किस कदर मुअस्सर हो सकते हैं, इसका एहसास उस वक्त और ज़्यादा होता है जब ये अल्फाज बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं. दुनिया के एक कॉर्नर से ताल्लुक़ रखने वाला ऑथर अपनी तहरीरों के बाइस दुनिया के दूसरे कॉर्नर के पढ़ने वालों का हीरो बन जाता है. मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दो ऐसे अमरीकी ऑथर से जिनकी तहरीरों का मरकज़ पाकिस्तान रह चुका है और है. 2 authors, 1 country. मिलिए फरहाना काजी और ईथन केसी से. 1965 जंग थी ना पाकिस्तान इंडिया कश्मीर के ऊपर. मामा ने वॉलंटियर किया पाकिस्तान फौज के लिए. शी वॉलंटियर्ड टू फाइट विद द आर्मी. कहती है वुमेन कैन फाइट टू. मैं भी अपनी आवाज़ उठाऊँ, मैं भी अपने कौम के लिए, अपनी ज़मीन के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ. मैं भी औरत हूँ तो क्या हुआ. कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ फरहाना काजी अपनी ज़मीन यानी कश्मीर की वादी के लिए आवाज़ उठा रही है. बहुत अमेरिकन औरतों ने कहा मुझे फरहाना ये लिखो, हम बनना चाहते कश्मीर में. यानी वी डोंट इवन नो कि कश्मीर में क्या हो रहा है. न्यूज़ में कोई भी नहीं. इट्स वन ऑफ दोज अनफॉर्चुनेटली इट्स बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट इनविजिबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड. लेकिन फरहाना कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और उससे मुतासिर होने वाले लाखों मासूम लोगों की कहानियां दुनिया के सामने लाना चाहती है. इनकी बातें बताती है कि अमेरिका में बड़े होने के बावजूद इनका दिल पाकिस्तान में और कश्मीर में ही खो चुका है. यहाँ रह के ना इंसान भूल जाता है कि कहीं और कोई लोग तकलीफ में रह रहे हैं. लेकिन फरहाना नहीं भूली. वो एक तरफ InsideKashmirGallery.com प्रोजेक्ट के जरिए कश्मीरी जरूरतमंद औरतों के हाथ की बनी चीजें अच्छे कस्टमर्स तक पहुंचाकर उन औरतों की मदद करती है. दूसरी तरफ फरहाना अपने कलम के जरिए दुनिया को उन कश्मीरी और पाकिस्तानी कहानियों से इंट्रोड्यूस करा रही है जो अक्सर दुनिया की नजरों से उजल रहती है. You don't really understand Pakistan. You have to go beyond the headlines, in depth. देखो मुल्क में क्या हो रहा है. अगर ये कहें कि फरहाना की लिखने की इंस्पिरेशन उनकी पैदाइश से पहले शुरू हुई तो कुछ इतना गलत ना होगा. अच्छा, मेरी नानी मुझे बचपन से लेकर ना कहानी सुनाती थी कि बेटे हमारी ज़मीन था, हमारे ये सेब के दरख्त होते थे वहाँ. तो बचपन से लेकर ना बड़ी शौक था. फरहाना की नानी जम्मू कश्मीर में पैदा हुई और पार्टीशन के बाद लाहौर को अपना घर बना लिया. कहती थी मुझे नानी इंडिपेंडेंस इज गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अ वुमन. ऐसी बातें होती ना नानी कहती थी कि मेरे जहन में रह गई. कश्मीर से ताल्लुक ने फरहाना को इस कॉन्फ्लिक्ट से मुतासिर होने वालों के दुखों को समझने के लिए एक मुनफरिद जाविया दिया. वो जाविया जिसके दूसरे सिरे पर फरहाना एक अमेरिकन स्कॉलर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में मौजूद थी. यहाँ फरहाना बात कर रही है अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द वैली की. When people ask me when I started this book, I said this book was started when I was a child. बचपन से लेके आज तक. I spent 4 years going back and forth to the Indian side, to the Pakistan side, and कश्मीरी लोग वाकई बहुत hospitable लोग हैं. इतना उन्होंने लोगों ने जुल्म देखा है. इनके बाप बेटे जो भी traumatized लोग हैं मैं कहूँ ना, मगर इतने बहादुर लोग भी हैं. लेकिन फरहाना अपनी तहरीर में सिर्फ ट्रेजेडीज को शामिल करके पढ़ने वालों का फोकस कश्मीरियों के असल इश्यू से नहीं हटाना चाहती थी. I want to focus on their remarkable courage. The courage of these women to stand up against injustice. एक औरत जो मैं मिली थी समरूदा हबीब, अभी वो जेल से निकली थी. Dahad jail is one of the worst
detention centers in New Delhi, and she was on terrorism charges. She was innocent. So begunah, masoom log bhi log par karte the, and this woman fought back. She was released from jail 5 saal ke baad. Koi evidence saboot mila nahi high court ko. She was released from jail, and I went to her house in Srinagar, and I was so moved. I was so touched. They're just really powerful women, and what they do کہ وہ اپنی جو بھی دکھ ہوتا ہے ان کے دل میں, جو درد ہے نا, وہ پھر بھی they stand up. اب وہ کیا کری یہ عورت کہ اس نے کتاب لکھی ہے, and میں نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر لکھا ہے, it's called Prisoners. تو وہ زمرو ان کی کہانی ہے, and میں نے اس کو پھر بھیجا ای میل پہ. میں نے کہا باجی آپ کے اوپر میں نے لکھا ہے, تو اتنی خوش ہو گئی تھی کہ دیکھو کوئی تو ہے امریکہ میں جو ہماری جیسے چھوٹی سی, I mean it's a small thing I'm doing, میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں, but یہ میری چھوٹی سی contribution ہے. وہ اتنی خوش ہو گئی, but what she's doing in Kashmir is much greater than what I'm doing. She now is fighting for prisoners' rights all over Kashmir, for men and women who are on false charges who were in jail. I have such admiration for women like that. میں کہتی ہوں کہ یہ عورت کر سکتی ہے نا, تو ہم یہاں اس ملک میں امریکہ میں رہ کے کیا نہیں ہے, کیا یہاں نہیں ہے, تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میں this was my way of writing a book to increase awareness. میں ایک عام امریکی ہوں اور میرا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے وسکانسن سے ہے. ملیے ایتھن کھیسی سے. فرحانہ اور ایتھن میں ایک بڑی مشترک چیز پاکستان کا ان کی محبت اور لکھائی کا محور ہونا ہے, لیکن ان لائک فرحانہ, ایتھن کھیسی پاکستان میں اپنی روٹس نہیں رکھتے. میں بینکاک میں ایک صحافی کے طور پر کام کرتا تھا, اور میں نے ان دنوں اخباروں میں کشمیر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, جس سے پاکستان کے متعلق میری دلچسپی میں اضافہ ہوا. میں کشمیر کی صورتحال کو پاکستانی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتا تھا. میری کتاب Alive and Well in پاکستان میں 1994 سے لے کر 2004 تک کی مدت کے حالات و واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے. اور جب میں لاہور میں رہا تھا اور وہاں میں نے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں جرنلزم کا مضمون پڑھایا تھا. ایتھن نے پاکستان کے بارے میں 2 کتابیں لکھی ہیں. یہ کتاب ان کے پاکستان میں تجربات پر مشتمل ہے. میں جس پاکستان کو جانتا ہوں اور جس سے محبت کرتا ہوں, یہ وہ پاکستان نہیں ہے جسے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں. صرف اسی طرح کی چیزیں دنیا کو دکھانا پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اس طرح کی خوف زدہ کرنے والی بہت سی چیزیں یہاں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر صرف وہی مواد اور وہی تصاویر سامنے لائی جائیں تو بہت سے امریکی بھی اس پر خوش نہیں ہوں گے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تصویر کو بھی اس سے کہیں زیادہ بھرپور اور منصفانہ انداز میں پیش کیا جائے. پاکستان ایک شاندار ملک ہے اور پچھلے 20 برسوں کے دوران وہاں میرا تجربہ بہت شاندار رہا ہے. وہ جو حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے, سچائی کو اعلان کرنے کے لیے, یہ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں یہ مشکل کام ہے. سچائی پر مبنی پیغام کو سامنے لانا یقیناً مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں. نام کھیسی ہو یا قاضی, قومیت امریکی ہو یا پاکستانی, سچ کو سامنے لانے میں قلم کی طاقت سے انکار بھی ممکن نہیں. پاکستان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. No wonder their hearts were stolen. اب کیوں نہ پاکستان ہی چلتے ہیں؟ کیوں؟ یہ جاننے کے لیے واپس آئیے ایک بریک کے بعد. Welcome back. انٹرنیٹ, موبائل فونز, سوشل میڈیا جیسی اٹریکشنز نے خاص طور سے نوجوان نسل کو مطالعے سے کچھ دور کر دیا ہے. کیا پاکستانی بچوں میں مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے بھی یہی چیلنجز موجود ہیں؟ ایسے ہی کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے خرم ریاض نے ہماری اگلی رپورٹ میں. ایک تحقیق کے مطابق کتب بینی انسان کے دماغ کو نوجوان رکھتی ہے, مگر کیا کیجئے ان نوجوانوں کا جو کتابوں سے ہی دور بھاگے چلے جا رہے ہیں. کسی کو بک کے بجائے فیس بک زیادہ عزیز ہے تو کسی کے پاس کتاب پڑھنے کا وقت ہی نہیں. صبا امتیاز ایک نوجوان مصنفہ ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے, مگر المیہ یہ کہ پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں اپنی کتاب بھارت سے چھپوانا پڑی. پاکستان میں پبلشنگ ہاؤسز نہیں ہیں جہاں پہ آپ کتاب شائع کر سکتے ہیں. کتاب آپ کی بک تو سکتی ہے یہاں پہ, کتاب مطلب کہ بک شاپس تو ہیں, لیکن کتاب آپ کی شائع کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. ایکیڈیمک بک آپ یہاں شائع کر سکتے ہیں, لیکن فکشن کی کتاب یا ایک رپورٹنگ کی کتاب یہاں پہ شائع نہیں ہوتی. انگریزی کتابوں کا تو خاص طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے کی ایک سیگمنٹ کم ہے. ایک تو ویسے ہی انگریزی کم لوگ ہی
पढ़ना और लिखना जानते हैं, और उसमें से आप किताबें पढ़ना लिखने वाला और उससे ज़्यादा कम तबका है। तो मेरे ख्याल से वही जैसे किताबें बेचने का भी वो है कि फाइनेंशियल सेंस नहीं बनती। सबा कहती हैं कि पाकिस्तान में किताब पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। वालिदैन बच्चों को कुतुब खरीद कर देते नहीं, और किताब अगर अंग्रेजी में हो तो खरीदार मजीद कम हो जाते हैं। इंटरनेट सिर्फ वजह नहीं है, हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो किताबें महंगी बहुत हैं, तो वो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ख़रीदना। जिनके लिए महंगी नहीं है वो इनकरेज नहीं करते। हमारे यहाँ पहले एक ज़माना होता था कि अगर आप पढ़े लिखे के ज़्यादा आपको अगर दुनिया के बारे में इल्म था तो एक बड़ी वैल्यूड चीज़ समझी जाती थी। कितनी दफ़ा मैं आपको बता नहीं सकती, किताबों की दुकानों में माँ बाप को डांटते हुए देखा अपने बच्चे को कि क्यों इतनी महंगी किताब उठा ली, किताब क्यों ख़रीद रहे हो, कुछ और ले लो। ये अक्सर होता है, और ये मतलब कि ये एक अमीर तबके में तो सबसे ज़्यादा होता है। आप किसी अमीर तबके में लोगों के घरों में जाएँ, किसी के यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि वैल्यू नहीं किया जाता किताबें रखना। लोग अगर किताबें रखते हैं तो वो शो करने के लिए रखते हैं। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है, ये मकूला तो हम बचपन ही से सुनते आ रहे हैं, मगर आजकल के बच्चों और किताबों के दरमियान ये दोस्ती पुरानी होती जा रही है। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों पर स्कूल और ट्यूशन की किताबों का पहले ही इतना बोझ होता है कि दूसरी किताबें पढ़ने की हिम्मत रहती है ना ही वक्त अगर मिल भी जाए तो वो फेसबुक और मोबाइल वगैरह पर सर्फ हो जाता है। पेरेंट्स उनको गाइड किधर कर रहे होते हैं कि एक मोबाइल दे दिया उन्हें, आईफोन दे दिया उन्हें, नेट पे बैठे हैं बच्चे, जरा सा खुश हुए कोई ऐसी चीज मिल जाती। मिसेज हुमा एक माँ होने के साथ साथ उस्तानी भी हैं। अब लेडीज में भी टोटली रुझान खत्म हो गया है किताबें पढ़ने का। किसी से भी आप पूछे अखबार भी नहीं पढ़ रहे होते। तो जब रीडिंग टोटली खत्म होती जा रही है तो क्यों इस चीज पे बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा, ये बताइए। और लाइब्रेरीज बहुत कम हैं, जब जरूरत पड़ती है। और ये भी बहुत जरूरी है कि लाइब्रेरीज हो शहर में, ढूंढने जाओ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब वो रुझान नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है कि किताबें बहुत महंगी हैं। आप मॉल्स में जाएं तो वहाँ पे कोई भी किताब 1000-1200 इससे कम नहीं होती है। बच्चों के लेवल पर आए तो 500 तो लोएस्ट पे जाती है, अगर आप ओरिजिनल पेपर बैग पे लेकर जाएं तो उस पर जाहिर सी बात है मोस्टली पेरेंट्स जिनको कि रीडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है वो क्यों कहेंगे कि बेटा किताब खरीद लो। मेरे वालिद ने, जब मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे क्लास 1 में, तो उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पे किताब दी थी, और उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा कि मुझे हर अच्छे ओकेजन पे मुझे हमेशा किताबें मिली। मगर बहरान की सी इस कैफियत में भी माशरे में कुछ ऐसे नौजवान जरूर हैं जो कुतुब बीनी का शौक अब भी रखते हैं और लाइब्रेरियों का रुख भी करते हैं। बशीर अहमद अबड़ो लियाकत लाइब्रेरी में निगरां की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक रोजाना 1000 के करीब तुलबा और तालिबात लाइब्रेरी का रुख करते हैं। आदाद शुमार सुनकर कुछ देर के लिए तो हम भी हक्का बक्का रह गए, मगर जब उसकी वजह बताई गई तो बहरान की हकीकत का सही अंदाजा हुआ। रीडिंग हैबिट जो है वो लोग जो हैं या जो सिस्टम एजुकेशन है वो नोट्स तक महदूद हो गया है। पढ़ने पढ़ाने वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। टीचर आके नोट्स दे रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो जो है सिलसिला ख़त्म हो गया है कि किताब हमारे लाइब्रेरी में लड़के आते हैं, अपने नोट्स पढ़ते हैं, वो रटते हैं और लाइब्रेरी की किताबें नहीं पढ़ते। इस वजह से कि वो पढ़ ही नहीं सकते। उनको जो पढ़ाई स्कूलों कॉलेजों में जो मिली है उनका बेस ही नहीं है। सिर्फ इम्तिहान पास करना जो है वो तालीम हो गई है। हमारे सोसाइटी में किताब को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। अब ये कि बाहर के मुल्कों में मैं देखता हूँ, यहाँ लोग मेरे पास जब आते हैं, अपना काउंसलर जनरल अमेरिका के लोग या दूसरे US साइड वाले या ये, तो मैं उनको जब किताब गिफ्ट देता हूँ तो इतना खुश होते हैं कि बिल्कुल ये खुशी की इंतहा है। लेकिन हमारे मुल्क में अगर किसी को किताब की गिफ्ट दो तो वो कोई ख़ास उसको अहमियत नहीं देता। पाकिस्तानी नौजवानों में कुतुब बीनी का कम होता शौक यकीनन एक तशवीशनाक अमर है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए आज उनमें मोबाइल फोन्स, टैबलेट, आईपैड और लैपटॉप्स हैं। सवाल ये है कि आखिर किताब पढ़ने की आदत कैसे डाली जाए? नौजवान नस्ल में कुतुब बीनी को कैसे फरोग दिया जाए? नौजवानों और किताबों के दरमियान टूटे दोस्ती के इस रिश्ते को दोबारा कैसे जोड़ा जाए?
मुतल्ले का शौक़ पैदा करने में चैलेंजेस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका में भी है, लेकिन उम्मीद भी है और ब्रेक का वक्त भी। ब्रेक के बाद उम्मीद की एक मिसाल लॉस एंजल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन। यू डोंट वांट टू मिस दिस। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। क्या आपको याद है आपने बचपन में कौन सी स्टोरी बुक्स पढ़ी थी? मुझे तो याद है बाबार द एलिफेंट, क्यूरियस जॉर्ज, गूसबम्प्स, नैन्सी ड्रू, बेबीसिटर्स क्लब। बचपन में पढ़ी जाने वाली और ख़ास तौर से मज़ेदार किताबें सभी को याद रहती हैं। बच्चों की बुक्स की ऊंची डिमांड ने बहुत से ऐसे लोगों को भी ऑथर बना दिया है जिनका लिखने से कुछ भी लेना देना नहीं। इससे मार्केट में बहुत सी ऐसी किताबें नज़र आती हैं जिनके अट्रैक्टिव कवर्स तो शायद बच्चों को याद रह जाए, लेकिन उनके अंदर क्या था वो नहीं। इसका एक मनफी असर ये भी हुआ कि अच्छे और संजीदा ऑथर्स के काम की हौसला शिकनी हुई। लॉस एंजलिस में एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें तब्दीली लाने के लिए काम कर रही है। कैसे? देखिए शनाली सेन की इस रिपोर्ट में। Alexander in the terrible, horrible, no good, very bad day. बचपन में पढ़ी जाने वाली किताबें अपनी कहानियों के जरिए नन्हे ज़हनों की इमेजिनेशन को बढ़ाती हैं, लेकिन बच्चों की एक अच्छी किताब लिखना हर किसी के बस में नहीं। एक अच्छा लिखारी होना और बच्चों की किताबों का अच्छा लिखारी होना तो मुख्तलिफ चीजें हैं। बच्चों का एक अच्छा ऑथर कैसे बनता है, ये जानने के लिए मैंने बात की नटशेल से, जो चिल्ड्रंस बुक राइटर्स ऑफ LA की फाउंडर है। Well, let's face it, children are the future. हमें तस्लीम करना होगा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हम जितनी जल्दी उन्हें ये समझाने में कामयाब हो सकें कि दुनिया कैसे काम करती है और जितना जल्द हम बच्चों के सोचने और महसूस करने के अंदाज पर असरअंदाज हो सकें, उतना ही अच्छा है। बच्चों की किताबों का मुसन्निफ होना ऐसा ही है जैसे आप अपने मुस्तकबिल को बना रहे हैं। किसी मुसन्निफ ने एक बार ये कहा था कि अगर आपको अपनी पसंद की किताब नहीं मिलती तो फिर आप खुद उसे लिख डालें। इसलिए मैंने लिखने वालों का अपना एक ग्रुप बनाकर एक तरह से उसी असूल पर अमल किया है। मैं लिखने वालों का एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहती थी जो मुनासिब निर्खों पर लिखने से मुताल्लिक कारामद वर्कशॉप्स फराहम कर सकें, क्योंकि उस दौर में जब मैं लिखने के बारे में सब कुछ सीखना चाहती थी तो मेरे पास राइटिंग के कोर्स लेने या उससे मुताल्लिक कॉन्फ्रेंसों में जाने के लिए माली इस्तात नहीं थी, क्योंकि उस पर सैकड़ों डॉलर लगते थे और मेरे पास इसके लिए रकम नहीं थी। और मैं अंग्रेजी की एक टीचर रही हूँ। मैंने अंग्रेजी पढ़ाने के सिलसिले में एक जो चीज़ सीखी थी वो बुनियादी तौर पर यह थी कि पढ़ाने का अमल आपके सीखने में भी मदद करता है। इस तरह मैंने 5 साल पहले अपने ग्रुप का आगाज किया। CBW LA अपने मेंबर्स के लिए मीटिंग्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता है। इन सब का मकसद है लिखारियों को बच्चों की किताबें लिखने की जानिब लाना और इस काम के लिए तैयार करना। So I've been with CBW LA since late 2012. मैं 2012 से CBW LA के साथ हूँ। मेरी उनसे एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी और उस वक्त से मैं उनके साथ हूँ। और बात ये है कि CBW LA ने किस तरह मेरी मदद की, तो दरहकीकत उन्होंने मुख्तलिफ तनकीदी ग्रुप्स के जरिए और इसके कारोबार के मुतालिक सीखने में रहनुमाई करके एक कलमकार के तौर पर उभरने में मेरी बड़ी मदद की। हकीकत यह है कि मैं एक लिखारी के तौर पर आगे बढ़ा हूँ और उन्होंने मुझे लिखने लिखाने को एक पेशे के तौर पर अपनाकर आगे बढ़ने में मेरी मदद की। और अब हाल ही में मुझे बच्चों के लिए किताबों की एक सीरीज लिखने का मौका मिला और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और CBW LA के जरिए मेरी तसनीफात भी शाया हुई हैं। इस लिहाज से ये मेरे लिए वाकई एक हैरत अंगेज तजुर्बा है। अक्सर दूसरे ऑथर्स की तरह बच्चों के लिखारियों के लिए भी उनकी रोजी का मेन जरिया लिखना नहीं। ये ऑथर्स फुल टाइम काम करते हैं और इसके साथ लिखने के शौक के लिए भी वक्त निकालते हैं। I think some challenges in writing are going to be consistent. Some of it is just where you're going to fit in. मेरा ख्याल है कि लिखने के हवाले से कुछ चैलेंजेस तो मुस्तकिल हैं। मसलन लिखने का ये काम जो आप करना चाहते हैं, इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किस वक्त करेंगे? आपको अपने काम पर जाना होता है, अपने काम की जगह तक सफर करना होता है, जिस पर आपको अपने दिन के 2 इजाफी घंटे तक सर्व करने पड़ सकते हैं। अपने घर वालों के लिए खाना पकाना और सारे काम करने होते हैं। इसलिए आप लिखने के इस शौक के लिए अपने रोजमर्रा के मामूलात में जगह कैसे पैदा करेंगे? खास तौर पर अगर आपको एक दिन में 800 तक अल्फाज लिखने हों तो अपना ये काम कैसे मुकम्मल करेंगे? जब तक CBW LA जैसे ग्रुप्स लिखारियों की मदद करते रहेंगे, इन लिखारियों के साथ साथ इस दुनिया में बच्चों के लिए भी उनकी इमेजिनेशंस पर कोई हद नहीं होगी। कुछ लोग लाइब्रेरीज को बोरिंग समझते हैं,
اس میں ان کا قصور نہیں. بعض لائبریریز کا ماحول ہی پڑھنے والوں کے لیے خاصا ڈپریسنگ ہوتا ہے. یہاں یعنی امریکہ میں بہت سی لائبریریز نے اسی وجہ سے اپنے سیٹ اپ میں دلچسپ تبدیلیاں کی ہیں. ان میں سے ایک تبدیلی کا نام ہے ہیومن لائبریری. یہ آخر ہے کیا؟ جانیے عائشہ خالد کی اس رپورٹ میں. ملک بھر میں موجود کسی بھی دوسری لائبریری کی طرح گم اسپرنگ لائبریری میں بھی لوگ پڑھنے یا ریسرچ کرنے اور بلا شبہ کتابیں ادھار لینے کے لیے آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ یہاں لوگوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور کتاب کے صفحے پلٹنے کی بجائے اسے پڑھنے کا خواہش مند شخص ہیومن بک سے 20 منٹ تک بات چیت کر سکتا ہے, اس سے سوال کر سکتا ہے اور اسے کہانی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے. ہم اس وقت تک اپنی حقیقی صلاحیت کے متعلق نہیں جان سکتے جب تک ہمیں کسی انہونے تجربے سے گزرنا نہ پڑے. مصنفہ مائما کارمو چھاتی کے سرطان کے مرض سے صحت یاب ہوئی ہیں اور وہ ٹائیگر للی فاؤنڈیشن نامی ایک تنظیم کی بانی ہے جو بریسٹ کینسر کے مریضوں کے لیے کام کرتی ہے. ایک پناہ گزین ہونے کے ناطے بچپن سے لے کر اب تک کس چیز نے سرطان کی تشخیص ہو جانے کے بعد آپ کی سب سے زیادہ مدد کی؟ مائما کارمو 15 سال کی عمر میں اپنے آبائی وطن لائبیریا سے خانہ جنگی کے دوران جان بچانے کے لیے بھاگ کر امریکہ آئیں. انہوں نے اپنی زندگی کی کہانیاں اپنی کتاب میں تحریر کی ہیں اور اب خود ایک انسانی کتاب بننے کے بعد وہ یہ کہانیاں زبانی بھی سناتی ہیں. میرا خیال ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو اس سے آپ کو زیادہ قربت کا احساس ہوتا ہے. آپ ان کی زندگی کے صفحے کھول سکتے ہیں اور اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں. میرے لیے یہ ایک سحر انگیز تجربہ ہے. یہ کسی کہانی کے متعلق جاننے کا نیا طریقہ ہے. میرا خیال ہے کہ حقائق تیزی سے سامنے آتے ہیں اور وہ چہرے کے تاثرات کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں اور تحریری کتاب کے صفحے پلٹنے کے مقابلے میں یہ تجربہ بہت بہتر ہوتا ہے. ڈینس فارگو نے کنفیشنز آف این امپرفیکٹ کیئر گیور نامی ایک بایوگرافی کی مصنفہ بابی کارڈوچی کو ایک انسانی کتاب کے طور پر منتخب کیا ہے. ایک ہیومن بک کے طور پر وہ اپنی سسر کی دیکھ بھال سے متعلق اپنے تجربات بھی بتاتی ہیں جو پچھلے 7 سال سے یادداشت بھول جانے کے مریض ہیں. میں تقریباً جس شخص سے بھی بات کرتی ہوں تو وہ یا تو دیکھ بھال کے تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے یا ایسے کسی تجربے سے گزرنے والے شخص کو جانتا ہے, اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے یہ انتہائی مشکل تجربہ ہوتا ہے. اس سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. کارڈوچی کی کہانی فارگو کو کچھ یاد دلاتی ہے. مجھے اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں پر ایک جرم کا احساس ہوا کہ مجھے اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے نہیں کی, کیونکہ جب میری ماں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہی تھی تو میں اس سے 300 میل دور تھا. گم پبلک لائبریری میں لنڈا ہالسلینڈر نے ہیومن لائبریری کا یہ پروگرام ہیلسنکی میں اسی نوعیت کے ایک پروگرام سے متاثر ہو کر شروع کیا تھا جہاں انہوں نے 2009 میں 6 مہینے گزارے تھے. لائبریری سسٹم کی ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ جذبات اور خیالات بانٹنے کا عمل کمیونٹی کے لوگوں کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب لے کر آتا ہے. لائبریری کا یہ پروگرام بہت مقبول رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے لوگوں سے بہت زیادہ فیڈ بیک ملا ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ان کے لیے اب تک کا لائبریری کا سب سے اچھا پروگرام ہے. اپنی نوعیت کے اس تخلیقی اور لوگوں کو قریب لانے والے اس پروگرام کے بارے میں انہیں یہ توقع ہے کہ یہ پروگرام قومی حیثیت اختیار کر کے ملک بھر کی تمام لائبریریز میں پھیل جائے گا. اینڈ یہ تھا ہمارا آج کا شو. کیسا لگا؟ ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا اینڈ ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. مجھے اب نکلنا ہے, پتہ نہیں کچھ نظر نہیں آ رہا, کہ اینک کو چیک کروانی ہے. Anyway, ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف کہانی پاکستانی. خدا حافظ.